Hello students, welcome to CR International School online classes. Today we are doing our chapter 10 from class 7th, respiration in organisms. Today in this we are starting with our new topic, how air enters the lungs. So let's start with our topic, how air enters the lungs. In this, let us perform a simple activity to understand how air enters the lungs when we inhale and is pushed out when we exhale. यानी कि इस क्वेश्चन को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि कैसे जो हवा है वो हमारे इन्हेलेशन प्रोसेस के द्वारा हमारे लंग्स में एंटर करती है और एक्सहेल करते समय जो हवा है वो पुश्ड आउट होती है. तो इसको हम जो एक्टिविटी सेकंड है उसके थ्रू समझेंगे. सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी. तो बेटा एक्टिविटी 2 में हम समझेंगे जो ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म होता है उसे. तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी. उसमें हम एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लेंगे, एक वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब, 2 रबर बैलून्स, कुछ प्लास्टिसिन, एक रबर शीट, एक कॉर्क विद अ होल एट द सेंटर एंड अ रबर बैंड. इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम एक डिवाइस तैयार करेंगे जिसके थ्रू हम जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसके मैकेनिज़्म को समझेंगे. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इस मेथड को समझेंगे. फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि टेक अ वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल. एक खुली चौड़ी ट्रांसपेरेंट बॉटल हमने लेनी है और किसी बड़े की हेल्प से उसको हमने बॉटम से कट कर देना है. सेकेंड स्टेप में एक कॉर्क लेनी है हमने. उस कॉर्क के माउथ पर के सेंटर से हमने एक पाइप को इंसर्ट करना है जो कि वाई शेप्ड होगी. जो सिंगल शेप होगा पाइप का वो कॉर्क के अंदर इंसर्टेड होगा सेंटर में, और जो डबल साइड फेस होगा वो बॉटम की तरफ उसका फेस होगा. तो इसको हमने बॉटल के माउथ पे फिक्स करना है. तो थर्ड स्टेप में हमने 2 बैलून लेने हैं और उनको वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब में जो वाई शेप बनती है वहाँ पर उनको टाई करना है. टाई करने के बाद इस ट्यूब को हमने कॉर्क के सेंटर में जो होल था उसमें फिट करना है ताकि जो दोनों बैलून है वो नीचे की तरफ फेस करते हुए हमें नज़र आए. इस डायग्राम में हम देखेंगे कि कैसे इस बॉटल में हम जो वाई शेप्ड प्लास्टिक ट्यूब है उसको फिट करेंगे. जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें आप देखिए ये लेबलिंग सारी दी हुई है जिसमें एक प्लास्टिक बॉटल है, वाई शेप्ड प्लास्टिक ट्यूब है जिसमें 2 बिना फूले हुए बैलून्स अटैच्ड हैं और इस बॉटल के माउथ से इस कॉर्क को टाइटली कवर कर दिया गया है जिसमें से ये वाई शेप्ड ट्यूब जो है वो सेंटर से पास हो रही है. और जो बॉटल का बॉटम है उसको कट करके उसके बदले एक रबर शीट को यहाँ पर टाई कर दिया गया है. ठीक है, अब ये हमारा पूरा डिवाइस तैयार है. इसके बाद जो सेकंड पार्ट है बी वाला, इसमें देखिए कि ये कैसे फंक्शन करता है. तो जब हम बॉटम से इस रबर शीट को पुल करेंगे, यहाँ से इस रबर शीट को नीचे की तरफ खींचेंगे तो ऊपर से जो वाई शेप्ड ट्यूब है उसके अंदर हवा खींची आएगी और ये बैलून्स में भर जाएगी. ठीक है, और इसी तरीके से जब अगर हम अपने लंग्स की बात करते हैं तो जब हम सांस खींचते हैं तो एटमॉस्फेयर से जो एयर होती है वो आकर हमारे लंग्स में फिल हो जाती है और ऐसे ही हमारे लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, फूल जाते हैं हवा से भर के. ठीक है, और ये जो बेस है ये
डायफ्राम का काम कर रहे हैं, जो बैलून्स हैं ये लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो वाई शेप्ड ट्यूब का माउथ है वो हमारा नोज़ जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं विंड पाइप को, जहाँ से एयर जो है वो लंग्स तक एंटर करके पहुँचती है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम ये देख रहे हैं कि एयर जो है वो हमारे नोज़ से एंटर होकर विंड पाइप से होते हुए हमारे दोनों लंग्स में फिल हो जाती है। क्लियर। और जो थर्ड पिक्चर है इसमें देखिए, यदि हम जो नीचे का बॉटम रबर शीट है उसको अंदर की तरफ धकेलते हैं बॉटल के, तो उसमें से जो बैलून होते हैं उनकी हवा निकलकर बाहर की तरफ चली जाती है, जो ये शो करती है कि जो एक्सेलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकाल देते हैं, वो प्रोसेस हम पार्ट सी पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी फंक्शन करती है, जो इस एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया है। तो जो ये एक्टिविटी हमने देखी है इसकी ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन क्या होगा ये हम जानेंगे कि जब हम जो बॉटम की रबर शीट होती है उसको पुल करते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं, तो जो स्पेस होती है बॉटल के इनसाइड वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो एयर प्रेशर होता है बॉटल में वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके कारण जो बाहर की हवा है वो रश करती है इनसाइड द वाई शेप्ड ट्यूब, यानी वाई शेप ट्यूब के अंदर आकर भर जाती है। इसके कारण जो वाई शेप्ड ट्यूब के साथ बैलून्स लगे होते हैं उनमें हवा भर जाती है और वो फूल जाते हैं। सेम यही प्रोसेस जो है हमारी इन्हेलेशन प्रोसेस में होता है। जब हम सांस लेते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें हवा भर जाती है और लंग्स जो हैं वो फूल जाते हैं। और सेकंड पार्ट में जब हम उस रबर शीट को पुश करते हैं, अंदर की तरफ धकेलते हैं बॉटल की तरफ, तो जो बॉटल के अंदर की हवा होती है, स्पेस होती है जो, वो कम हो जाती है। इसके कारण हवा का प्रेशर जो बॉटल के अंदर बना था वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसी के कारण हवा बैलून्स में से निकलकर बाहर की तरफ रश करती है, और जो बैलून्स हैं वो डिफ्लेट हो जाते हैं, यानी उनकी हवा निकल जाती है और उनका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। ये सेम प्रक्रिया जो है आप एक्सेलेशन प्रोसेस में देख सकते हैं ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स में भरी हुई हवा जो होती है वो वापस से उसी रास्ते से होते हुए ट्रैकिया के थ्रू हमारे नोज़ से बाहर चली जाती है। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये जो एक्शन ऑफ रबर शीट हम देख रहे हैं जो बॉटल के बॉटम में बंधा हुआ है, उसके कारण जो इनहेल और एक्सहेल होती है हवा की ड्यूरिंग ब्रीदिंग with the help of downward and upward movement of diaphragm in our body। ऐसे ही जो शीट है वो डायफ्राम का काम कर रही है। जब वो ऊपर की तरफ मूव करती है तो एक्सेलेशन होता है, और नीचे की तरफ मूव करती है तो इन्हेलेशन होता है। और इन्हेलेशन में हमारे लंग्स जो हैं वो हवा से भर जाते हैं, और डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ उसकी मूवमेंट होती है इन द एक्सेलेशन। और एक्सेलेशन में जो हवा होती है लंग्स की वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, फिर से एक बार बताऊंगी। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है और हमारे लंग्स हवा से भर जाते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है और हमारे लंग्स जो हैं वो हवा से खाली हो जाते हैं। ठीक है, यानी उनमें से हवा निकल जाती है। तो इस एक्टिविटी से हमने ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म को समझा। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट मेक्स अस ब्रीद, यानी कि हम किस कारण से सांस लेते हैं।
अभी हमने पढ़ा कि जब हम अपने चेस्ट पर हाथ रखते हैं तो हमारी चेस्ट ऊपर और नीचे की तरफ राइज और फॉल होती है जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते और सांस छोड़ते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करती है। तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण से? ब्रीदिंग जब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड द डायफ्राम, जो ब्रीदिंग होती है वो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और बिटवीन रिब्स और डायफ्राम के बीच में जो मसल्स होती हैं उनकी हेल्प से ही हम ब्रीदिंग करते हैं। तो इन्हेलेशन यानी सांस लेने के समय क्या होता है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और इसके कारण दो चीज़ें होती हैं। वो दो चीज़ें क्या होती हैं ये हम देखेंगे अभी। तो दो चेंजेस जो होते हैं वो हैं जब रिब्स बाहर की तरफ निकलती हैं और अंदर की तरफ होती हैं। यानी कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी रिब्स ऊपर की तरफ उठकर बाहर की तरफ निकलती हैं और हमारा जो डायफ्राम होता है जो हमारे लंग्स के बेस में प्रेजेंट होता है वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और नीचे की तरफ मूव करता है। ये प्रोसेस अब यदि आप खुद करके देखेंगे तो आपको ये फील होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक लंबी सांस खींचें अंदर की तरफ और फिर अपने इन पार्ट्स को देखें कि रिब्स और जो आपके डायफ्राम की मूवमेंट है वो कैसी है। तो जब हम ये एक्टिविटी खुद अपनी बॉडी के साथ करेंगे तो हमें ये ज़्यादा क्लियर होगा कि जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं यानी इनहेल करते हैं तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस बढ़ जाती है, उसकी स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये किस कारण से होता है, क्योंकि उसके अंदर हवा पहुंच जाती है और जो हमारे लंग्स हैं वो हवा से भर जाते हैं। इस कारण से चेस्ट कैविटी इंक्रीज़ हो जाती है और लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और उसके कारण दो चीज़ें होती हैं। एक तो रिब्स जो हैं वो नीचे की तरफ मुड़कर अंदर की तरफ सिकुड़ती हैं, ठीक है, और जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो आप ये एक लंबी सांस छोड़ेंगे अपनी बॉडी के द्वारा तो आप इस चीज़ को और क्लियरली देख सकते हो और फील कर सकते हो। तो जब हम सांस छोड़ते हैं उस वक्त हमारी रिब्स जो हैं वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूवमेंट करती हैं, जबकि जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स होकर अपनी ओरिजिनल प्लेस पर पहुंच जाता है और इसके कारण जो चेस्ट कैविटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। चेस्ट कैविटी स्मॉलर होती है होने के कारण इसमें से हवा जो है वो लंग्स से बाहर की तरफ रश करती है और लंग्स जो हैं वो हवा से रिक्त हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, यानी अब उसमें हवा नहीं बचती। तो ये एक्सेलेशन प्रोसेस कहलाता है जब लंग्स में से हवा बाहर निकल जाती है। इन दोनों डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जब हवा लंग्स के अंदर रश करती है तो ये जो रिब होती है हमारी रिब्स ये बाहर की तरफ निकल जाती है और रिब केज के अंदर जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं वो हवा से फिल हो जाते हैं, जबकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, डायफ्राम की मूवमेंट नीचे की तरफ होती है, लंग्स फूल जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं और रिब्स जो हैं वो ऊपर और बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये चेंजेस हम ड्यूरिंग इन्हेलेशन देखते हैं और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन में जो है जो हमारी रिब्स होती हैं वो नीचे की तरफ होकर अंदर को सिकुड़ जाती हैं
और लंग्स में से हवा निकलकर बाहर को रश करती है, जबकि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होकर ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये दोनों चीज़ें, इन दोनों में डिफरेंस आप इन डायग्राम से इजीली लगा सकते हैं। और ज़्यादा समझने के लिए आप खुद इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस को अपनी बॉडी के द्वारा करके और आसानी से इस प्रोसेस को क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसकी हेल्प से कैसे किया जाता है, और जब हम इन्हेल करते हैं तो कैसे हमारे लंग्स गुब्बारे की तरह इन्फ्लेट हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करके रिब केज को एक्सपेंड करने में मदद करता है। एक्सहेलेशन में रिब केज जो है वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि जो लंग्स हैं उनमें से हवा निकल जाती है और डायफ्राम रिलैक्स होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो ये है पूरा मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।